नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो आप सबको पता होगा कि YouTube ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमें 7 दिन के लिए कैद बामुशक्कत ये दे दिया था, यानी 7 दिन के लिए हमारी अपलोडिंग नहीं हो सकेगी। उसके अलावा अब जब चैनल शुरू हुआ है तो रीच बहुत कम कर दिया है। ये YouTube की अपनी पॉलिसी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य करिए। लाइक करने से रीच हमारी आपके प्रारब्ध की फिर से वापस आएगी। आज हमारे साथ हैं काफी विद सुमित जैन के सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सर नमस्कार, जय सिया राम जी। जय जय सिया राम। सुमित जी, प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिस पर वो सीधे बोलते नहीं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, चलिए स्पेशली हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अगर, तो बलूचिस्तान को लेकर उन्होंने न जाने कितनी बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोला है और यहां तक कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भी बलूचिस्तान को एड्रेस किया। लेकिन एक चीज वो कभी नहीं सीधे बोले और वो पीओजे के, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला। हमारे रक्षा मंत्री ने बोला, हमारे और नेताओं ने बोला, संसद में ऑफिशियल स्टैंड है, अभिवाद अंग है, बिल्कुल विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी लगातार बोलना शुरू किया। लेकिन पहली बार ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट में पाकिस्तान को निपटाने के बाद जब देश से बातचीत शुरू किया प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में, पहला मौका, अगर मैं गलत हूं तो दर्शकों आप बताइएगा, ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से केवल और केवल पीओजे का मसला, यानी पीओके वापस लेने का मसला है। इसके अलावा हम पाकिस्तान से हमारा कोई और रिश्ता नाता नहीं है। प्रधानमंत्री इन 11 सालों में पहली बार पीओके, ऐसा क्या पीओके का मामला है जिसको अब सीधे प्रधानमंत्री ने बोला? और पीएम जब कुछ बोलते हैं तो ये वो वाले आदमी हैं कि नोटबंदी करते हैं तो पहले ही नोट छाप के रख चुके होते हैं और उनके कैबिनेट को भी नहीं पता होता, मीडिया और बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। तो क्या एक सॉलिड होमवर्क प्रधानमंत्री कर चुके हैं? और पीएम की एक आदत और है मोदी जी की, मुखबिरी बड़ी सॉलिड करते हैं अपनी ही। अब जो डिकोड कर ले वो डिकोड कर ले। आप इसको, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा रिसर्च इस पर किया है, आपने मुझसे ये बात शेयर की, इसलिए मुझे लगा कि इसको ऑन कैमरा बात करना चाहिए। जी सुमित जी। अवनीश जी, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ, गर्व से बना रहा हूँ। गर्व है कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री आया है। इस बंदे ने पीओके को लेने के लिए तैयारी 2008 में शुरू कर दी थी। 2008 में कुछ डिसीजन लिए गए थे जिसके कारण हम आज पीओके अपने पास आने की हम आंखें बिछाकर बैठे हैं, जबकि 2014 से पहले हम ये कोशिश करते थे कि हमारे वाला कश्मीर वो बच जाए, वो हमारे पास रह जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए। आज पाकिस्तान पीओके को बचाने के लिए वो बोलता है हम पीओके जाने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं टेबल्स को कैसे टर्न किया है। अब आते हैं बात की, आपको लगेगा कि शायद जैसे भारत के लोग बोलते हैं हमें पीओके लेना चाहिए, पीओके लेंगे तो ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन हमारे पास वापस आएगी। मुद्दा बहुत छोटा है, पीओके की ज़मीन। मोदी जी की जो नज़र है वो सिर्फ पीओके की ज़मीन के ऊपर नहीं है जो हमारा राइटफुल टेरिटरी है, उनकी नज़र किसी और चीज़ के ऊपर है। उनकी नज़र है हमारी सॉवरेनिटी, हमारा फ्यूचर, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एंड जो मैरीटाइम जिसको हम ऑटोनॉमी बोलते हैं, उसकी नज़र है उसके ऊपर। अब पीओके का जो है, अगर पीओके हमारे पास आता है तो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे होगी? वो तो लैंड लॉक्ड एरिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मोदी जी ने क्या कुछ किया है। आप पहले देखिए कि पिछले 2 या 3 दिन पहले मोदी जी ने एक मीटिंग किया 5 मेंबर कंट्री से, जो कि सेंट्रल एशिया की जो हेड्स थे उनके साथ, फॉरेन मिनिस्टर्स थे क्या, के उनके साथ हमने मीटिंग कराई। मीटिंग में डिस्कस क्या किया? हमने डिस्कस किया गैस पाइपलाइन। सेंट्रल एशिया जहाँ पे कजाकिस्तान ये सारी जो स्तान कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भंडार है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसमें गैस और तेल वो मैक्सिमम है। अब वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके पास समंदर नहीं लगता, अब उसको अगर एक्सपोर्ट करना है अपने गैस को और तेल को, तो उनके पास कोई तरीका नहीं है। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है चाइना और रशिया की तरफ से।
वो क्या करते हैं, सस्ते में माल लेते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं और वहाँ से दुनिया भर में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। मोदी जी ने एक ही काम बोला, क्या बोला उनको? मोदी जी की एक आदत है, हिस्ट्री की समझ अच्छी है। उन्होंने बोला देखिए, जब सम्राट अशोका थे तो हमारा ट्रेड रूट था जिसको हम सिल्क रूट बोलते थे, वो भारत से जाता था, वो सारा कश्मीर के एरिया से निकलते हुए वो सेंट्रल एशिया तक वखान कॉरिडोर को पास करते हुए हम सेंट्रल एशिया में जाते थे। हमारे 2000 साल पुराने रिश्ते हैं आपके साथ, और रिश्ते भी इतने गहरे हैं, ये याद दिलाया गया उनको कि जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, पजामा, अचार, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स उस एरिया में यूज़ होते हैं आज भी। तो यानी कि हमारे टेरिटोरी की तरफ से जो कनेक्शंस थे, उसके साथ साथ हमारे कल्चरल रिलेशन भी है आपके साथ। और जो ये सिल्क रूट था, जो सम्राट उस वक्त यूज़ करते थे, उसमें सिर्फ सिल्क ही एक्सपोर्ट नहीं होता था, उसमें हमारा जो गोल्ड है, यहाँ पे सोने चांदी के जो काम होता था, डायमंड्स का काम था, हमारे अचार थे या हमारे जो मसाले थे, ये सारे भी एक्सपोर्ट होते थे। हमारा उनके साथ कल्चरल भी है और ट्रेड का भी कनेक्शन रहा है वखान कॉरिडोर के थ्रू। वखान कॉरिडोर में दूसरी बार बोल रहा हूँ, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि हमने उनको क्या बोला है कि हम गैस पाइपलाइन को, जिसका ऑलरेडी 30 साल पहले प्लान बना लिया गया था, जिसका नाम था टापी, TAPI, इसको हम दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। अब इसको करने नहीं दिया क्योंकि ये गैस पाइपलाइन निकलती थी सेंट्रल एशिया से और कश्मीर में से होकर, POK में से होकर ये भारत आती थी। पाकिस्तान इसको करने नहीं देता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला नाउ द टाइम हैज़ कम टू रिवाइव टापी। इस गैस पाइपलाइन को अब हम सेंट्रल एशिया से भारत तक लेकर आएंगे, यानी कि जो काम मोदी जी ने 3 साल के बाद करना है, उसका नींव पत्थर उन्होंने रख दिया। अब ये गैस पाइपलाइन तब तक वापस चालू नहीं होगी जब तक POK हमारे पास वापस नहीं आता। पहली बात तो समझनी पड़ेगी, अगर मोदी जी अब POK की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है प्लान को कि POK लेना है, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी आएगी। कैसे आएगी? अभी आज की डेट में 50% से ज़्यादा जो गैस है वो हम लेते हैं कतर से। कतर आपको मालूम है, कभी भी किसी के कान कतर देता है, कभी वो हमारे जो नेवी के एक्स नेवी के लोग होते हैं उनको पकड़ कर जेल में करता है। मोदी जी को इंटरवीन कर कर उन 8 लोगों को छुड़ाना पड़ता है। और कैसे कतर हमेशा हमास के जो टेररिस्ट हैं और बाकी दुनिया के अंदर जो सारी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको सपोर्ट करता है। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी वो हमारी गैस को रोक सकता है। इसलिए हमें सेंट्रल एशिया में, जहाँ पर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर की वहाँ पर गैस है, जो वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, वो बेचना चाहते हैं, और वहाँ से हम गैस को लेके आ रहे हैं अपने पास। अब ये तो हो गया कि हमारी जो गैस की सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो बनती है, इसलिए POK लेना ज़रूरी है। दूसरा, चाइना आज की डेट में क्या कर रहा है, वखान कॉरिडोर से वो अफ़गानिस्तान में अपना एक ट्रेड रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको CPEC का एक्सटेंशन भी बोला जा रहा है। अगर वखान कॉरिडोर हमारे कंट्रोल में आता है, क्योंकि वखान कॉरिडोर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू POK, ये 300 किलोमीटर का एरिया है जो सारा का सारा हमारे कंट्रोल में आता है। जैसे ही वखान कॉरिडोर हमारे कंट्रोल में आया, हमने चाइना का CPEC प्लस जो उसका सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता है या मिडिल ईस्ट में जाने का रास्ता है जो बना रहा है, वो हम उसको भी काट देंगे। इसलिए हमने एक काम करना है, POK लेने से हमारी सिक्योरिटी आती है एनर्जी की, प्लस हमने चाइना का जो फ्यूचर एक्सपेंशन का प्रोग्राम है उसको काट दिया। ये 2 चीज़ तो मैंने समझा दी आपको। अब दूसरी बात आते हैं कि मैंने आपको बोला कि हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी वो भी इसके साथ रिलेटेड है। अब उसके ऊपर आपको दाद देनी पड़ेगी मोदी जी को कि मोदी जी ने 2 काम करे। एक तो हमने बोल दिया कि हम गैस को लेकर आएंगे भारत में। अब गैस से क्या होता है, एक तो गैस से हम 2 चीज़ें बना सकते हैं। ये गैस यूज़ होती है अमोनिया बनाने के लिए। अगर हम उसका कुछ इसको ब्रेकअप करते हैं गैस को, तो उसमें 2 गैसेस निकलती हैं, एक अमोनिया, एक हाइड्रोजन, जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली गडकरी जी ने 2 चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया कि हमें भारत में अमोनिया बनाना चाहिए। अमोनिया एज अ फ्यूल यूज़ होता है, पहली बात, और दूसरा फर्टिलाइज़र बनाने के भी काम आता है। और गडकरी जी को काम दिया गया हाइड्रोजन मिशन और दूसरा अमोनिया। अब अमोनिया जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा टेक्निकल है, मैं इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। अमोनिया की जो ट्रांसपोर्टेशन है या उसकी जो यूसेज है वो इजी है।
जबकि हाइड्रोजन जो होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगी है एंड कम्बरसम है। अब हम शुरू कर दिया अमोनिया के ऊपर, जो गैस में से निकल कर हम अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं। अब गैस, ये अमोनिया कहाँ पे यूज़ होगा? ये होगा शिपिंग लाइंस में। जितनी शिपिंग है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता। जब ये बर्न होता है अमोनिया तो उसमें से वाटर एंड हाइड्रोजन निकलता है, बाकी का एनर्जी में हम शिप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमारा भारत का टारगेट है कि हम 60% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा हम शिप्स के अंदर अमोनिया यूज़ करेंगे, ताकि वी बिकम द लीडर ऑफ अमोनिया इन द होल वर्ल्ड एज अ फ्यूल। अब ये तो हो गया फ्यूल का काम जो हम गैस से लेंगे। अब 2008 में मैंने शुरू में बोला आपको कि मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया कि 2008 में या 9 में कि उसका असर अब आपको आज दिखेगा। हमने साथ गिफ्ट सिटी का प्लान किया था 2008-9 में कि गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी बनेगा, जहाँ पर फाइनेंशियल हब बनना चाहिए। जैसे दुबई है, हांगकांग है, सिंगापुर है, वैसे भारत भी एक फाइनेंशियल हब बनना चाहिए, जहाँ पे दुनिया भर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भारत से ऑपरेट करेंगी। अब यहाँ पर आती है खेल। हमने क्या किया, सारे दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भारत में बुलाया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी फाइनेंसिंग, जितनी शिप बिल्डिंग वाले लोग हैं उनको बोल दिया कि भाई अमोनिया हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। गैस का हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कतर से भी। अगले 20 साल का हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया है कि अगले 20 साल तक हमें डिस्काउंटेड रेट के ऊपर गैस मिलेगी कतर से। और दूसरा, हमने सेंट्रल एशिया से भी बात कर ली कि गैस पाइपलाइन आएगी भारत में थ्रू कश्मीर, और उसका गैस हमारे पास आएगा, वो विल बी चीपर देन एवरीबडी एल्स। तो उसमें से हम अमोनिया हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। शिप बिल्डिंग वालों को बोल दिया कि वी आर द चीपेस्ट शिप बिल्डर इन द वर्ल्ड। अमोनिया हमारे पास है, आप हमारे से शिप बनवाइए, इंश्योरेंस हम करेंगे, आपकी फाइनेंसिंग हम करेंगे थ्रू गिफ्ट सिटी। तो आप समझिए बात को, अब हमारी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो कैसे होती है। यही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। अब होगा क्या, फ्यूल हम दे रहे हैं, फाइनेंसिंग हम दे रहे हैं, शिप बिल्डिंग हम बना कर दे रहे हैं, इंश्योरेंस हम दे रहे हैं। अब इसका मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि फ़ायदा क्या है। आपको याद होगा कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए यूक्रेन के युद्ध के बाद, तो सबसे पहला काम यूके ने ये किया कि क्योंकि यूके फाइनेंशियल हब था, सारी शिप्स को जो इंश्योरेंस होती है और फाइनेंसिंग है वो यूके में लंदन से चलती है। आज भी वहीं से दबदबा है। लंदन ने बोल दिया कि अगर कोई शिप रशिया में गई वहाँ से तेल लेने के लिए या ट्रेड करने के लिए, हम आपकी इंश्योरेंस बंद कर देंगे, प्लस फाइनेंसिंग आपको नहीं मिलेगी। तो कोई भी शिप रशिया में नहीं गया। लेकिन जब ये सारी फाइनेंसिंग लंदन से निकल कर और इंश्योरेंस भारत में आएगी, तो रूल कौन करेगा? सारे ट्रेड रूट्स को भारत करेगा, जैसे आज लंदन करता है। तो हमने उस रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया कि अगर हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहिए, सारे दुनिया की जो शिपिंग है वो हमारे कंट्रोल में आए, वो गिफ्ट सिटी से आएगी, पहली बात। दूसरा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वो सेंट्रल एशिया से आएगी। इन सबको करने के लिए हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो एक छोटी सी चीज़ है, वो है पीओके हमें वापस चाहिए। अब पीओके को वापस लेने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप लड़ाई करिए, अब युद्ध कीजिए, आपके लोगों का नुकसान होगा, आपकी कंट्री का नुकसान होगा। दूसरा तरीका है कि आप पाकिस्तान को अंदर से टूटने पे मजबूर कर दीजिए। अब आज की डेट में अगर पाकिस्तान में देखें तो क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हर स्टेट दूसरे के साथ लड़ रहा है। पानी आपने बंद किया, सिंध पंजाबियों के साथ लड़ रहा है, बलूचिस्तान पंजाबियों से लड़ रहा है, आर्मी से लड़ रहा है, ये हो गया। दूसरा, इवन की जो कंट्री है उसके अंदर दो अब पावर सेंटर्स बन गए हैं। एक है शरीफ फैमिली, दूसरा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर लव करता है, प्यार करता है चाइना से, तभी जो आज वो J-35 ले रहे हैं या उसको मार्शल बना दिया गया है, वो इसलिए बनाया है उसको खुश करने के लिए। जबकि आपको मालूम है कि J-35 अभी चाइना ने अपनी एयरफोर्स के अंदर भी इंडक्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को दे रहा है टेस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो शरीफ है, शरीफ अमेरिका को प्यार करता है, वो वहाँ से पैसे ले रहा है। अब शरीफ ने भी ओपनली आसिम मुनीर की बेइज्जती करनी शुरू कर दी, जब उसने ये बोला कि देखिए भारत ने, हम तो अब भारत के ऊपर अटैक करने वाले थे। मुझे मुनीर साहब ने बोला था कि सुबह 4:30 बजे हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन भारत ने पहले ही ब्रह्मोस इतनी ज़्यादा दाग दी मुनीर के पिछवाड़े में कि उसको पता ही नहीं लगा, और चाइनीज जो सिस्टम था वो चला ही नहीं। यानी कि उसने चाइनीज सिस्टम की भी बेइज्जती कर दी और मुनीर की भी बेइज्जती कर दी। ठीक हो गया, ताकि अमेरिका को खुश किया जाए। यानी कि आपने क्या किया था, आपने ऑपरेशन सिंदूर में
आपने पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं कि आपस में लड़ते लड़ते ही इन्होंने कंट्री का तबाह कर देना है और आपको आसानी से पीओके मिल जाएगा। मैं ये आसानी बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिना लड़े आपको पीओके मिलेगा। लेकिन आपने पाकिस्तान को भिखारी, निकम्मा और अंदर से इतना ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं कि वो खड़े भी हो नहीं सकते अपने आप। लेकिन मुद्दा क्या था? विजन बड़ा क्लियर है मोदी जी का कि मुझे अपने फौजियों के जूते भी गंदे नहीं करने, उनको पाकिस्तान की घर धरती के ऊपर भेजकर। हमने बिना लड़े मिनिमम कोलैटरल डैमेज कर हमें पीओके वापस चाहिए, क्योंकि अगर पीओके में डिस्टर्बेंस होगी या आग लगेगी तो ये गैस पाइपलाइन नहीं आ सकती। और गैस पाइपलाइन क्यों चाहिए वो मैंने आपको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में जो समझा सकता था मैंने बता दिया आपको कि ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं है सर, ये लड़ाई है एनर्जी की। ये फ्यूचर मैरीटाइम एनर्जी जो है वो भी आपके कंट्रोल में आए, ये उसकी लड़ाई है। और ये काम मोदी जी ने 2008 में ये शुरू कर दिया था। लोग ये चीज़ समझते नहीं है सर। बिल्कुल, ये एक ऐसा खाका है, मुझे नहीं लगता कि आज की इस चर्चा से पहले इस एंगल को इतना जो कड़ियां आपने जोड़ दिया, अब इसमें कहीं कोई ऐसे मेरे सवाल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है, सिवाय ये पूछने के कि सुमित जी ये बताइए ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा इस सारी चीज के इम्प्लीमेंट होने का? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी जल्दी है ना, आप पीओके ऑपरेशन सिंदूर जब कंप्लीट हो गया तब भी भाई लोगों ने यही कहा कि पीओके क्यों नहीं लाए। 71 में नहीं पूछा कांग्रेसी इकोसिस्टम से कि भैया पीओके क्यों नहीं ले आए, लेकिन अब जल्दी बहुत है। तो टाइम फ्रेम आपके हिसाब से इन सारे डॉट्स को कंप्लीट होने? सर टाइम आपको समझ आएगा जब मैंने आपको ये बोला कि नींव पत्थर रखा गया 2008 में कि मुझे पीओके चाहिए। आप पेशेंस देखिए मोदी जी का, 2008 में बंदा कुछ सोच के बैठा है, उसको 2025 में इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या पेशेंस होगी, क्या वर्किंग किया होगा उसने। यानी कि अगर आज आपने सेंट्रल एशिया से खुलेआम आपने पाइपलाइन की बात करनी शुरू कर दी, पहली बात। दूसरा, आपने बोलना शुरू कर दिया कि मैं पाइपलाइन वहाँ से भारत लेके आऊँगा। दूसरा, तीसरा, अगर आपको याद होगा हमने बात किया था एक बार मोदी जी ने कि मॉस्को से दिल्ली तक ट्रेन चलेगी। अब जो मॉस्को से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ तक तो रेलवे लाइन पड़ गया। अभी अभी हमने एक नई गाड़ी शुरू करी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। अब कश्मीर से अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 100 किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर होगा। सिर्फ इतनी ही पाइप आपको एक रेलवे लाइन और बनानी है। आप दिल्ली से मॉस्को तक आप ट्रेन में जा सकेंगे। यानी कि आपने ऑलरेडी तैयारियां कर दी हैं, सिर्फ पीओके को आपको लेना है। अब लोग बोलते हैं कि भाई इस बार मौका था, आपने लिया क्यों नहीं? वो देश का प्रधानमंत्री है, वो यूट्यूब के ऊपर या नेशनल जो टीवी के डिबेट्स हैं वहाँ पर बैठकर वो पॉलिसीज़ को नहीं बनाते। कुछ तो होगा जो मोदी जी को मालूम है कि भाई मेरे पास मौका था, मैं छोड़ रहा हूँ। एक आदमी जो 2008 से लगा हो मौका छोड़ देगा, तो वो चीज़ हम प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ते हैं कि उन्होंने विराम क्यों दिया। क्योंकि मैं पहले एक चीज़ और बोली है, ही वॉन्ट्स टू टेक पीओके बट विद मिनिमम डैमेज टू अवर कंट्री। ना हमारे फौजी मरने चाहिए, ना हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी नुकसान होना चाहिए। दूसरा, ही डजंट वांट कि पीओके के अंदर भी कोई नुकसान हो, क्योंकि अगर वहाँ पर नुकसान होगा तो जो हमारी पाइपलाइन का जो ड्रीम है वो भी खराब होता है। हमारी जल्दबाजी में भाई 75 साल तो अब बोले नहीं, ना नेहरू को बोले, ना इंदिरा को बोले, ना राजीव को बोले, ना पप्पू को बोले, ना पप्पी को बोले, किसी को बोला नहीं कि भाई पीओके हमें वापस चाहिए। आज आपने बोलना शुरू कर दिया। दैट मीन्स ये भी एक आप समझ लीजिए मोदी जी का कारनामा है कि एटलीस्ट लोगों को ये विश्वास हो गया कि लाएगा तो मोदी ही पीओके, इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा। एज फार एज टाइम फ्रेम इज कंसर्न मुझे इतना मालूम है कि जो अब ये तेज़ी दिखाई है, क्योंकि मोदी जी से मीटिंग से पहले जयशंकर जी वहाँ पे 2-3 चक्कर लगा चुके हैं ये सेंट्रल एशिया में, और इसका मतलब है कि अब तेज़ी आएगी। और जो कई यहाँ पर देखिए मोदी जी को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। भोलेनाथ को मालूम है कि मोदी जी कब काम करेंगे, और मोदी जी भी भोलेनाथ से बिना पूछे कोई काम नहीं करते। तो अगली बार जब भी आप मोदी जी को काले कपड़ों में देखें, अब समझ लेना पीओके का नंबर आ गया, क्योंकि मोदी जी काले कपड़े डालने के बाद जब कहीं डुबकी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि अब कारनामा कोई बड़ा होने वाला है। बट एज फार एज माई एनालिसिस इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल 2025 में, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स के सभी मैंने शोज़ करे हैं, उन्होंने बोला जुलाई के बाद
पाकिस्तान का इतना बुरा वक्त आने वाला है कि वो एक्ट टाइम है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 2025, जहां पर हम कुछ एडवेंचर कर सकते हैं। अब तक तो पाकिस्तान हमारे साथ एडवेंचर करता रहा, अब इस बार हम करेंगे। अब तो उनके जनरलों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भाई इस बार भारत इतना घुस के डीपली मारेगा और पहली स्ट्राइक भारत करेगा, पाकिस्तान को मौका भी नहीं दिया जाएगा। उनके जनरल्स ओपनली बोल रहे हैं अभी, यानी कि उनको भी मालूम है कि भारत की इतनी तैयारी है कि वी विल नॉट इवन लेट देम नो कि कहाँ से हमने ठोका और कब पीओके ले गए। लेकिन क्या हम पूरा पीओके लेंगे? मेरा आंसर है नहीं, हम पूरा नहीं लेंगे, हम पीसीज में लेंगे। हमने कुछ पार्ट ले लिया, अपने कब्जे में किया, उसको डी रेडिकलाइज नहीं, उसकी सफाई करी, फिर दोबारा से अटैक होगा, फिर दूसरा पार्ट लेंगे। ये पीस मील्स में करते करते, ताकि जिहादी हमारे पास ना आए, हमें उन जिहादियों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बोला जाएगा ये भारत है, हमारी धरती से बाहर निकलो। तो आपको कुछ 10-20 हज़ार लोग वहाँ पे रहते होंगे उस एरिया में, उसको खाली करवाना बड़ा इजी है। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत डीप प्लानिंग है। आहिस्ता आहिस्ता जो एरिया आपको पाइपलाइन के लिए चाहिए, आप वो लेते रहेंगे और इनको वहाँ से खाली आप करवाते रहेंगे। यानी कि इनको बड़ा शौक था पाकिस्तानियों को खालिस्तान बनाने का। हम कश्मीर के जो पीओके का एरिया है उसी को खालिस्तान बनाने वाले हैं। तो दो तरीके हो जाएंगे। तो ये दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू। 2025 में आपको थोड़ा सा पार्ट पीओके का अपने पास आता हुआ दिखाई देगा। दिस इज़ व्हाट आई फोरसी एंड रेस्ट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। यानी कि 2027-28 तक आपको पूरा पीओके आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, जो हमारा गैस पाइपलाइन का काम है, इसके ऊपर जितने भी 2-4-5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा पाइपलाइन को बनाने का, वी हैव ऑलरेडी गिवन अ क्लीन चिट कि इसके अंदर 3-4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर इस पाइपलाइन को पूरा करना था। वी आर सेइंग हम अकेले ही इसको पूरा करने के लिए हम सक्षम हैं। सिर्फ पीओके के बीच में से निकालने वाला एक लैंड एरिया रह गया जो मुझे चाहिए, वो हम पूरा कर लेंगे। आप पाइपलाइन का काम शुरू करो। यानी कि पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा। इधर से पीओके को आहिस्ता आहिस्ता लेने का काम हम 2-3 साल में पूरा करेंगे। इकट्ठा पीओके नहीं आएगा, इट इज़ नॉट फिजिबली पॉसिबल। फर्स्ट, अगर पॉसिबल भी होगा तो हमें वो 20-25 लाख जिहादी भी साथ में नहीं चाहिए। तो पीस में लेते लेते अब खाली कराते जाइए और उनको आगे धक्का लगाते रहिए। दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू बी। सो प्लीज़ हैव पेशेंस। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान बड़ा ही क्लियर है। पीओके हमें चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस आई हैव शोन यू, बट इट विल बी पीस मिल। थोड़ा सा इस बार आएगा, फिर अगले साल आएगा, फिर अगले साल आएगा, एंड करते करते 2027 तक आपको पूरा पीओके आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मोदी जी का प्रण भी है कि जाने से पहले मैं ये काम करके रहूँगा। ठीक। अच्छा, ये जो आपने पीस वाली जो बात कही ना पीओजे के लेने की, ये दरअसल इतना जरूरी भी है, क्योंकि जब भी ये होता है कि पीओके लेंगे तो ये होता है कि भैया वहां पर फिर मजहबी जो एक मादी भीड़ है उसका क्या करेंगे। तो ये जो आपने कहा कि धीरे धीरे फिल्टर, जैसे होता ना कि थोड़ा सा सैम चावल उठाया, उसको चाला, उसको सही किया, गंद किनारे किया, फिर किनारे रख दिया, वरना पूरा 1 क्विंटल जो है एक बार में उड़ेला भी नहीं जाता। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसको आपने डिकोड करने का प्रयास किया, और दर्शक इसको मुझे लगता है कि जरूर इसकी गहनता को लेंगे, जो सारे डॉट्स आपने बताए और ये जो सोल्यूशन बताया। अब एक चीज सुमित जी, आपसे बात हो और पीओके की बात हो, उसके पास जो है आपने चाइना का जिक्र कर ही दिया, तो चाइना की बात अगर ना हो आपसे तो चलते चलते एक चीज ये, चाइना क्या ये सब बड़े आराम से होते हुए देखेगा? देखिए चाइना क्या कर रहा है। चाइना को मालूम है कि भारत की नज़र पीओके के ऊपर है, और दूसरा, हम वकान कॉरिडोर को अपने कंट्रोल में करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाइना को मालूम है कि जिस दिन भारत इसमें सक्षम हो गया या हमने पूरा कर दिया, उस दिन चाइना की जो ये एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है, BRI है, वो फेल हो जाएगा। अब चाइना ने क्या किया, उसने भी कार्ड्स खेलने शुरू कर दिए। एक तो हमारे यहाँ पर उसका एजेंट बैठा है भारत के अंदर, राहुल गांधी को एक्टिवेट कर दिया है। आप देखिए वो सारा टाइम भारत चाइना की तारीफ, और भारत को पूछता है आपके राफेल कितने गिर गए, मोदी से सरेंडर वाला आदमी है। ये सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड है, चाइना से स्क्रिप्ट आई हुई है कि तूने इस तरह से करके मोदी जी के नंबर को कम करना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। दूसरा, एक प्लान उन्होंने और एक्टिवेट किया है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को उन्होंने बोल दिया कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको देने को तैयार हैं, आपके यहाँ पे माइनिंग कर देंगे, हम सीपैक को एक्सटेंड कर देंगे। उनके मुंह में पानी डाल रहे हैं अफगानियों के मुंह में। प्लस उन्होंने ये बोल दिया अफगानियों को, चाइना ने, कि आप जो पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। आप जो भारत को इतनी स्पेस दे रहे हैं अफगानिस्तान में, आप उसको रोक दीजिए। आपको पैसे चाहिए हम देंगे,
आपको माइनिंग करनी है हम देंगे, आपके जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं हम करेंगे, आप भारत को यहाँ से बाहर निकाल दो। यानी कि उन्होंने भी अफगानियों को अपने साइड पे करने की कोशिश करी है थ्रू मनी एंड थ्रू रिश्वत। अब अफगानी उसमें फंसेंगे तो उसमें उस पर भी बताता हूँ आपको, अफगानिस्तान में दो तरह के गुट हैं। एक गुट है जो कहता है पैसे मिल रहे हैं यार, लो काम खत्म करो। अभी उनके जो हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं वो अभी जाकर भी आए हैं, कहाँ पर, चाइना में, वहाँ बैठकर मीटिंग हुई है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो होता है जब हमारे पास खाने को, हमारे पास दाने नहीं थे, हमारे पास पानी नहीं था, हमारे पास डैम्स नहीं थे, हमारे पास खेती नहीं थी, भारत ने हमारी हेल्प करी है, दवाइयाँ जब हमें चाहिए थी भारत ने हमारी हेल्प करी है, तो हम भारत के साथ खड़े हैं। तो आपको 80% तालिबान के लोग आपको भारत के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन 20% लोग हैं जो चाइना की अभी बोली बोल रहे हैं। अब कौन जीतेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 80 जीतेगा कि 20% जीतेगा। तो चाइना भी अपने कार्ड्स को खेल रहा है। दूसरा उन्होंने कार्ड एक और खेला है पाकिस्तान के साथ कि भाई अब तुम्हारे पास तो कोई हैसियत नहीं है। चाइना को समझ आ गया कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेला चाइना के साथ। जब हमने नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ पर पता लगा कि यहाँ पे तो जितने भी एसेट्स हैं वो तो अमेरिका के एसेट्स हैं, और वहाँ पे जब हमने स्ट्राइक किया है तो अमेरिका सबसे पहले वहाँ पहुँचा अपने एसेट्स को बचाने के लिए। चाइना को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान चाइना को बेवकूफ़ बना रहा है और अमेरिकन को ऑलरेडी अपने बेसिस पे बिठाया है जहाँ पर पाकिस्तान के अपने आर्मी के लोग अंदर घुस नहीं सकते। तो जब चाइना को ये पता लगा है, नाउ चाइना इज नेगोशिएटिंग विथ पाकिस्तान कि तुम मेरे $50 बिलियन वापस नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, जो तुम्हारे पीओके के स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वो तुम मेरे नाम पे कर दो, ताकि अगर लड़ाई करनी पड़ेगी भारत को तो मेरे साथ करनी पड़ेगी, तुम्हारे साथ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ऑन द टेबल है कि पाकिस्तान अभी सोच रहा है कि कुछ पीओके के एरिया को बेचा जाए। पहले भी उन्होंने किया था, आपको याद होगा, पहले भी 48 में उन्होंने ट्रांसफर किया था। तो अभी भी पाकिस्तान चाहता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे $50 बिलियन के बदले मैं तुम्हें पीओके का एरिया देता हूं, ताकि मेरे सर से लाइबिलिटी निकल जाएगी, और दूसरा मुझे भारत से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना निपटते रहना। तो यानी कि ये सारा कुछ अभी टेबल के ऊपर है। इसलिए बोला मैंने आपको शुरू में कि 2025 में आपको कुछ एरिया आपको भारत में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मोदी जी को भी मालूम है कि पाकिस्तान पीओके को चाइना के हाथों में बेचने के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आपको वो एरिया जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाट इज द टाइम लाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि दर्शकों, अब आज की इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को सुनने के बाद अगर सारे डॉट्स जो सुमित जी ने बताए हैं वो जोड़ेंगे तो यहाँ पर खतरा भी, यहाँ पर सामने वाले की तैयारी भी, बीच में व्यवधान भी, भारत का प्लान भी, ये सारा कुछ आपके सामने है। और समय कितना लगेगा तो साहब देखिए, रोटी बनाने और खाने में भी समय लग जाता है, यहाँ तो पीओके पाना है, इसलिए हमें समय तो लगाना ही होगा। और वैसे भी 2029 तक का समय हमारे पास है। सुमित जी ने तो 27-28 तक का ही मामला बताया, फिर भी 1 साल रह जाता है। एक 15 अगस्त और बचता है जब पीओके हमारा पार्ट होगा। सुमित जी, आपने जिस बेहतरीन तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बिल्कुल एक नई दृष्टि के डॉट्स को जोड़ने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि दर्शक इससे जरूर एक तस्वीर बना पाएंगे, और वो तस्वीर हमें भविष्य दिखा रही है। जो प्रधानमंत्री ने पहली बार 11 सालों में बोला कि भैया पाकिस्तान खाली करो हमारी जमीन। सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ इस वीडियो को एक बार फिर चलते चलते कह रहा हूं कि चैनल के हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि YouTube की एक तरफा कार्रवाई के बाद हमें फिर से आप तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, दोबारा रीच हासिल करनी है। सुमित जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे, सुमित जी, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।